Hello, students. Good morning to all of you. Today we will study chapter number 3, the ruling the countryside. So during the 18th and 19th century, most of the Indians were farmers. Farming and cultivation was their main occupation. Therefore, we can say that the economy of India was mainly an agrarian economy. Maximum number of people depended on agriculture. Agriculture was the main source of livelihood for the people and it was a huge source of revenue of the kingdom. तो 18 और 19 सेंचुरी यानी कि 1700 से लेकर 1899 तक जो मेन सोर्स था इकोनॉमी का वो क्या था? एग्रीकल्चर था, क्योंकि लोगों की मेन सोर्स ऑफ इनकम ही क्या थी? एग्रीकल्चर थी। उस टाइम मेनली बस फार्मर्स, इंडियंस क्या होते थे? मेनली फार्मर्स होते थे, अपने लिए उगाते थे और कमर्शलाइज के लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए उगाते थे। The East India Company wanted raw materials for the industries in England. It also wanted a lot of revenue to expand their colonies. It therefore followed an agrarian policy which served their interests. It was indifferent to the interests of the people of India. The agrarian policies benefited the landlords, who in general become the royal to the company. The peasants, on the other hand, suffered heavily. They could hardly make both ends meet. तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। उसने अपने फ़ायदे के अनुसार एग्रीगेंट पॉलिसीज़ लाई, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसके बेनिफिट में थी? किसके बेनिफिट में थी? कंपनी के बेनिफिट में थी। कंपनी के रेवेन्यूज़ को इंक्रीज़ करती थी, और या जो लैंडलॉर्ड थे उनके लिए बेनिफिशियल थी। और किसके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं थी? पीजेंट्स के लिए, जो किसी ज़मीन के मालिक नहीं होते थे और दूसरे की ज़मीन पर काम करते थे एज अ लेबर। नाउ वी विल स्टडी द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। अब देखिए, नीड टू इम्प्रूव तो अराइज होगी ही जब मेन सोर्स ऑफ आपका आमदनी का मेन सोर्स एग्रीकल्चर है, तो उसको इम्प्रूव करना तो बनता ही है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे? अलग अलग ज़मींदारी सिस्टम के अलग अलग एक्ट्स आएंगे, अलग अलग नए नए पॉलिसीज जो है ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस करेंगे। How was this to be done? After 2 decades of debate on the question, the company finally introduced the permanent settlement in 1793. By the term settlement, the Rajas and Talukadars were recognized as zamindars. They were asked to collect rent from the peasants and pay revenue to the company. The amount to be paid was fixed permanently, as it was not to be increased ever in future. It was felt that this would ensure a regular flow of revenue into the company's office. तो एक नई स्कीम जो इन्होंने इन्वेंट करी, उसका क्या नाम था? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। इसमें इन्होंने क्या करा? किसी ज़मींदार को या एक ज़मींदार को परमानेंट क्या करा? एक लैंड के हिस्से का मालिक बना दिया और उनको ऑर्डर करा कि तुम भैया इसमें खेती करवाओ और इससे जो भी रेवेन्यू हो उसका एक फिक्स पोर्शन हमें दो। अब खेती तो किस पर डिपेंड करती है? बारिश होगी नहीं होगी, लेकिन अंग्रेज़ों को इससे मतलब नहीं था कि बारिश हो ना हो, भले सूखा पड़े, लेकिन जो उनकी फिक्स्ड जो रेवेन्यू थी वो उनको चाहिए होती थी। और इस वजह से इसका जो बर्डन था वो, अगर बारिश नहीं हुई, नुकसान हुआ, किस पे जाता था? पीजेंट्स पे। क्योंकि पीजेंट्स कौन थे? वो मालिक तो थे नहीं ज़मीन के, वो तो किराए पे काम करते थे। ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है? परमानेंट सेटलमेंट के बाद आता है महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम में क्या होता था कि इसमें क्या था? एक लैंड एक ज़मींदार, उसमें कई लैंड को इकट्ठा कर देते थे, और कई लैंडों के बाद और कई लैंड्स का जो मालिक होता था कोई एक बन जाता था। जैसे किसी गांव का कोई किसी गांव का कोई जो पंच होता है वो बन जाता था, या कोई और बन जाता था, और उसके पास भी ड्यूटी यही थी कि भैया टैक्स कलेक्ट करो और रेवेन्यू दो। The महलवाड़ी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन वेस्टर्न ऑफ उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड पंजाब। तो यूपी वेस्ट में, मध्य प्रदेश में और पंजाब में इसका इंट्रोडक्शन हुआ। Here there was a common ownership of land among groups of villages called mahals, who collected revenues from the villages and handed it over to the government. ठीक है।
तो कई गांवों को एक महल में कन्वर्ट कर दिया जाता था और उस महल का मुखिया किसी को बनाया जाता था और मुखिया क्या करता था, कलेक्ट करता था रेवेन्यू और जाके किसको देता था, अंग्रेज़ों को। दूसरा इसमें जो आया द रियतवारी सिस्टम, इसमें क्या था, this system was first implemented in Madras Presidency. It was settlement made between the government and Ruat peasants. Under it, the farmer was recognized as the owner of the land as long as he paid the land revenue. The revenue was fixed for the maximum period of 30 years, depending upon the quality of the soil and the value of the crop. The government collected 50% of the net value of the crop as revenue, but such high revenue demands its strict collection was extremely oppressive for the peasants. इसमें क्या था कि आप के क्या नाम से लैंडलॉर्ड और मुखिया का छोड़ के किसको मालिक बना दिया गया था, जो फार्मर्स था उसी को मालिक बना दिया गया। फार्मर्स की ज़मीन होती थी, फार्मर्स जिस ज़मीन पे काम करते थे, कहा जाता था कि भाई तुम इस ज़मीन पे काम करो और इस ज़मीन से तुम्हें जितना भी फ़ायदा हो उसका 50% एक फ़िक्स कर दिया जाता था। मतलब पहले तो सर्वे होता था सॉइल का सर्वे हो गया और सॉइल का सर्वे होने के बाद ये और सर्वे में आता था कि ये ज़मीन कितनी उपजाऊ है और कितना ब्रिटिशर्स को दे सकती है, मतलब बिना किसी से पूछे एक सर्वे, मतलब फिर क्या नाम सर्वे होता था। सर्वे में क्या होता था कि कितना ये क्रॉप्स उगा सकती है और कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। तो सर्वे के हिसाब से ही उसका 50%, जब अगर बारिश नहीं हुई है तो 50%, अगर बारिश हुई है तो 60% किसका होता था, ब्रिटिशर्स का होता था, गवर्नमेंट का होता था, और बचा हुआ किसका होता था, फार्मर्स का। तो ये 30 ईयर्स के लिए फिक्स होता था। तो ये भी बहुत ज़्यादा बर्डन था, क्योंकि इसमें क्या होता था, क्योंकि जो किसान होते थे सिर्फ वो कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं उगाते थे, वो अपने यूज़ के लिए उगाते थे। और अगर किसी लैंड का पूरा हिस्सा, तो वो ज़मीन उगाते नहीं है, उसको कुछ हिस्सा उगाते थे, और उसमें 60% अगर उनको देना पड़ जाएगा तो उनके लिए क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो फिर नेक्स्ट क्या आया था, क्रॉप्स फॉर यूरोप। The British also realized that the countryside could not only yield revenue, it could also grow the crops that Europe required. By the late 18th century, the company was trying its best to expand the cultivation of opium and indigo. अब क्या करा, तब इन्होंने धीरे धीरे इससे पैसा कमाना शुरू किया, तो इनकी लालच और बढ़ गई। तो ये क्या करने लगे, वो क्रॉप्स भी उगाने लगे जिसकी डिमांड कहाँ पर थी, जिसकी डिमांड इंडिया में नहीं थी, कहाँ थी, यूरोप में थी। ओपियम, अफीम और इंडिगो की खेती करने लगे। और ये ऐसी खेती होती थी जिससे कि बाकी फसलों को दिक्कत होती थी। ठीक है, इन द सेंचुरी एंड हाफ that followed, the British persuaded or forced cultivators in various parts of India to produce other crops, just in Bengal, tea in Assam, sugarcane in Uttar Province, and wheat in Punjab. Now cotton maize in Madras in Punjab. Now was this done? The British used a variety of methods to expand the cultivation of crops. ठीक है, पहले तो उन्होंने लैंड के थ्रू एक्सपेंशन किया। अब क्या करते थे, अब धीरे धीरे वो एक चीज़ एग्रीकल्चर को भी धीरे धीरे हथियाना चाहते थे, क्योंकि एग्रीकल्चर ही उस टाइम मेन सोर्स ऑफ इनकम था इंडिया के लिए। अब जो इंडिया के लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम था, वो उनके लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम था। ठीक है, अब क्या करा, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब उन लोगों ने 19th सेंचुरी के आते आते क्या कर दिया था, पूरी तरह से एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन कर दिया था। The 19th century saw the beginning of the trend towards the production of commercial crops like indigo, jute, oilseeds, sugarcane, tea, coffee, cotton, etc. पहले क्या होता था कि पहले लोग सब्जी उगाते थे, बस मतलब सब्जियां या गेहूं या जो भी बस खाने पीने की चीज़ें, ठीक है, ज़्यादा कमर्शियल नहीं। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, फुल्ली या 80% उसको कमर्शलाइज कर दिया। ऐसी क्रॉप्स उगाने लगे जिसको कि वो बेच के हाई मुनाफा कमा सकते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, जूट हो गया, इंडिगो हो गया, कॉटन हो गया। These crops was profitable for the British manufacturing industries. In the beginning, the Indian cultivators too got more money for their produces. However, after some time, their practice resulted in a decline in the production of food grains and an acute shortage of food supply. This again led to the great misery of the peasants. It was a major factor in the peasant revolts that broke out in the 18th and 19th century. तो इससे क्या हुआ, जब कमर्शलाइज क्रॉप्स ज़्यादा उगने लगी तो प्रॉफिट होने लगा, लेकिन किस चीज़ में कमी आ गई, ग्रेन वाले में, फूड ग्रेन्स क्रॉप्स में कमी आ गई। जिस वजह से क्या हुआ भैया, रोटी तो मिल नहीं रही थी,
और पैसा सारा कौन ले जा रहा था? अंग्रेज़। तो क्या हुआ? रिवोल्ट होने लगे 18th और 19th सेंचुरी में। क्या होने लगा? रिवोल्ट होने लगा। जो पीजेंट्स थे उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट, लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट, सब के अगेंस्ट क्या कर दिया? रिवोल्ट कर दिया। पेज नंबर 77 में आपको कई क्रॉप्स की क्या दी गई है? फोटो दी गई है। तो वाई द डिमांड फॉर इंडिगो? अब इंडिगो की डिमांड क्यों थी? द इंडिगो प्लांट ग्रोज प्राइमरी इन द ट्रॉपिक्स। बाय द 13th century Indian indigo was being used by the cloth manufacturing in Italy, France and Britain to dye cloth. However, only small amounts of Indian indigo reached the European market, and its price was high. And European cloth manufacturers therefore had to depend on another plant and called road to make violet and blue dyes. Being a plant of the temperate zone, and road was more easily available in Europe, it was grown in northern Italy. तो इंडिगो का क्या था? मेन क्या था? ये डाई करने के लिए काम आती थी और कपड़ों को रंगने में काम आती थी, और जिसका कि यूरोप में बहुत डिमांड थी। ठीक है। इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रियॉट्स। अब धीरे धीरे इंडिगो इन्होंने सिर्फ पहले तो इन्होंने इंडिगो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन यहाँ पे उगाना शुरू करी, लेकिन धीरे धीरे ये साउथ में भी ले गए और हर जगह इन्होंने अपना इंडिगो का एक्सपेंशन किया कि इंडिगो से उनको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता था। फिर इंडिगो के रिवोल्यूशन भी, फिर क्या हुआ? रिबेलियन हुए, इंडिगो रिबेलियन। अब कई लोग इससे गुस्सा हो गए कि भैया ये क्या, हमें कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है, हम तो मेहनत भी कर रहे हैं, पसीना भी बहा रहे हैं, और सारा फ़ायदा कौन ले जा रहा है? अंग्रेज़। तो क्या हुआ? रिबेलियन हुआ। Another important peasant initiative was the Indigo Rebellion, which took place in the 19th century in Bengal. It is said to have started in February 1859, when thousands of peasants refused to grow indigo anymore. It was clearly a program of non-cooperation with the planters. The surprising fact is that almost all the riots stood firm in their defense of the Indigo Commission. He started his own reason for doing away with indigo. The riots also socially boycotted the Indian servants working in the European ओन प्लांटेशन। तो इस सबसे इन अंग्रेज़ों की जो प्रॉफिटेबल पॉलिसीज थी, उससे क्या हुआ? लैंडलॉर्ड, उससे क्या हुआ? पीजेंट्स जो थे वो एकदम ही गुस्सा हो गए और उन्होंने रिबील करना शुरू कर दिया। उन्होंने टोटली कोऑपरेट करने लगे विद द ब्रिटिशर्स। उन्होंने एकदम सब सारे जो थे सब एक हो गए और सबने मना कर दिया कि हम भैया नहीं उगाएंगे, बहुत हो गया, हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमारे पेट में कुछ नहीं जा रहा है, तो हम नहीं उगाएंगे। और उन्होंने धीरे धीरे उनसे भी कोऑपरेट करना बंद कर दिया जो कि यूरोप में काम करते थे। तो इसके नेक्स्ट पैराग्राफ जो है आप रीड कर लीजिएगा, कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। और तो इसमें मेन जो तीन आपके वो रहते हैं, जो तीन टाइप के, द महलवाड़ी, द रियॉटवाड़ी एंड द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इस क्लास के बाद आगे तक बहुत काम आने वाला है। तो इसमें क्या क्या था आपको सब रीड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही है। जो कुछ समझ में ना आया हो तो आप वो स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे या नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।